Good morning, my dear student. Today I have explained new topic soil solubility for crops. Crops के लिए कैसी soil चाहिए होती है? आपको पता है कि different type की countries हैं, वहाँ का climate अलग अलग है, condition अलग अलग है और वहाँ की acidity अलग है soil की, तो वहाँ की जो fertility होगी soil की वो भी different होगी. इसलिए आपने देखा होगा किसी स्टेट का कोई स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है बहुत ज़्यादा राइस के लिए, कोई स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है बहुत ज़्यादा वेट के लिए. तो ये सारे क्यों होती हैं? क्योंकि उनके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. जैसे अलोवियल सॉइल है. अलोवियल सॉइल क्या है कि स्ट्रीम एंड द रिवर के आसपास पाई जाती है. रिवर के आसपास पाई जाएगी तो इसकी ह्यूमस क्वालिटी बहुत ही बेटर होती है और ये गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, यानी इनके रूट जो होते हैं वाटर को काफी टाइम तक होल्ड करके रखते हैं. और इसका यूज हम जनरली पैडी एंड जूट टाइप की क्रॉप के प्रोडक्शन में करते हैं. नेक्स्ट आता है ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल से पता चल रहा है इसका कलर ब्लैक होगा और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है, इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी और ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर को स्टोर करके नहीं रखेंगे ना होल्ड करके रखेंगे. इसीलिए यहाँ पे किस टाइप के प्लांट्स डेवलप होते हैं? कॉटन, टोबैको, चिली, ऑयल सीड, ज्वार और राई. तो ये सारे क्यों होते हैं? क्योंकि इनको ज्यादा वाटर की नीड नहीं होती है. नेक्स्ट आती है आपकी रेड सॉइल. रेड सॉइल है, रेड से ही पता चल रहा है कि आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा होगा और लेस ह्यूमस. जहाँ पे आयरन सब्सटेंस ज्यादा है वहां पे ह्यूमस लेस होगा और वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी तो बहुत ही ज्यादा ना के बराबर होगी, मतलब बहुत ही कम होगी. और इसको जनरली हम यूज किसके लिए करते हैं? दाल के लिए, पल्सेस के लिए, ग्राउंड नट के लिए, इन सब के लिए हम इस टाइप की सॉइल को यूज करते हैं. नेक्स्ट आता है सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल में बहुत ही कम न्यूट्रिएंट होता है और उनके अंदर वाटर बिल्कुल भी नहीं रुकता और इसलिए ये ऐसे एरिया में होती हैं जहां पर सफिशिएंट क्वांटिटी में रेन, बारिश हो और यहाँ की क्रॉप टोटली बारिश पे ही डिपेंड होती हैं. जैसे आप देखिए कोकोनट हो गया और ये डिफरेंट टाइप के ट्रीज कोकोनट से रिलेटेड यहाँ पर ग्रो करते हैं. अब हम एक चीज और देखते हैं, रियल वर्ड क्या कह रहा है. रियल वर्ड ये कह रहा है कि अर्थली फ्रेगमेंट दैट वी आफ्टर गेट रेन गार्डन हैज बीन वाटर्ड इज कॉल्ड पेट्रिकॉर. यानी जहां पर बारिश हो रही है वहां पर वाटर का कलेक्शन हो रहा है और ये वाटर का कलेक्शन हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या है? वाटर, ये यहाँ पे गार्डन वगैरह है वहां पे अगर वाटर कलेक्ट हो रहा है तो ये बोलते हैं अ फ्लूइड दैट फ्लो लाइक ब्लड थ्रू द वेन्स ऑफ गॉड्स. इन्होंने ये कहा है कि अगर बारिश हो रही है और कोई गार्डन है वहां पे बहुत ज्यादा पानी कलेक्ट हुआ है तो वहां पे क्या हो रहा है? गॉड ने एक फैसिलिटीज दी है वाटर की फॉर्म में कि वो ब्लड की तरह ये जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जाए और वो प्लांट्स उन्हें वेन्स की तरह एब्जॉर्ब करें. यानी ये गॉड का फ्री ऑफ गिफ्ट होता है प्लांट्स के लिए. अब इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सब्सटेंस होते हैं जो कि रेन्स के साथ आए हुए होते हैं, कई केमिकल होते हैं वो भी आए होते हैं. तो ये सारे के सारे क्या करते हैं? हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदा करते हैं. कुछ बैक्टीरिया भी जो सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया जैसे स्टेप्टोमाइसी वाइसिम है रिलीज होती है एयर में व्हेन रेन ड्रॉप हिट द ड्राई अर्थ. अगर वो सूखी हुई मिट्टी के अंदर बारिश हो रही है तो उसके अंदर से ये बैक्टीरिया निकलते हैं और ये बैक्टीरिया हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं. तो ये नेचर की तरफ से या गॉड की तरफ से मिला हुआ रेन है. बारिश में सिर्फ पानी नहीं मिलता, हमें पानी के साथ बहुत कुछ मिलता है. अब नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन आपको पता है, आप 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि सॉइल की टॉप लेयर रिमूव हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन. रीजन क्या है? डिफॉरेस्टेशन. लार्ज क्वांटिटी में हम क्या कह रहे हैं? फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, प्लांट्स को काटते जा रहे हैं, तो वहां पे रूट तो होते नहीं है और रूट जहां पर प्लांट्स होंगे, रूट होते हैं तो वो वाटर को होल्ड करके रखते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके साथ पूरा का पूरा सॉइल की फर्स्ट लेयर प्रोटेक्ट होती है. अब जैसे ही ट्री है ही नहीं तो क्या होगा? वाटर आएगा, विंड आएगा बहुत ज्यादा हाई लेवल पे, तो ये सारी की सारी फर्स्ट लेयर को खराब कर देता है. ओवर गैजरिंग क्या है कि आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, पूरे के पूरे खेत को या जो आपने पूरी पूरी क्रॉप प्रोडक्शन की है उसको क्या कर जाते हैं? खा जाते हैं और पूरा हाफ खाते हैं, हाफ छोड़ देते हैं. तो जो हाफ ये छोड़ते हैं तो उसकी ग्रो करने में बहुत ज्यादा टाइम उसे लग जाता है. कई तो डैमेज हो जाते हैं और कई बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं ग्रो करने में. और इसी
दौरान अगर बारिश आ गई या बहुत ज्यादा विंड आ गई तो ये भी टॉप लेयर को रिमूव कर देगी। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर फार्मिंग। अगर आप प्रॉपर फार्मिंग नहीं कर रहे हैं तब भी ये जो सॉइल उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी और फर्स्ट लेयर पे इफेक्ट पड़ेगा। अब ये प्रॉपर फार्मिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉपर फार्मिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि इस सीजन में ये क्रॉप लगानी है, इस सीजन में ये क्रॉप लगानी है। डिफरेंट डिफरेंट सीजन में अगर हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं। अगर हम एक ही जैसी लगाते रहेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन नहीं होगी बल्कि डिक्रीज हो जाएगी। अब क्या अक्रेंस ऑफ द नेचुरल इवेंट, कुछ नेचुरल इवेंट आ जाते हैं जैसे बाढ़ आ जाती है, बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, बहुत ज्यादा सूखा आ जाता है, तो ये सब भी रेन इरोजन के लिए बेनिफिशियल नहीं है। इससे जो सॉइल इरोजन है वो इंक्रीज होता है। और बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो सॉइल की फर्स्ट लेयर पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। बहुत ज्यादा पानी कहीं कलेक्ट हो गया उससे भी पड़ेगा, अगर सूखा पड़ गया तो उससे भी पड़ता है। तो ये नेचुरल इफेक्ट, मतलब नेचुरल आप कह सकते हो एक आपदा होती है जिससे सॉइल इरोजन होता है। अब ये क्या है कॉन्सिक्वेंसी ऑफ द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन में हमें किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे कह रहे हैं डिजर्टिफिकेशन क्या है, कह रहे फर्टाइल टॉप इज द लॉस बाय इरोजन हो गई, वेरी फ्यू प्लांट सर्वाइव एंड द लैंड बिकम डेजर्ट लाइक। कह रहे हैं जब फर्स्ट लेयर पूरी बर्बाद हो जाती है सॉइल इरोजन से तो कुछ ही प्लांट्स बचते हैं, और ये प्लांट्स क्या होते हैं सरवाइव करते हैं उस लैंड में, और वहां पे डेजर्ट जैसा कंडीशन हो जाती है। अब वहां पे वेजिनेशन भी नहीं होगी और जो लैंड है धीरे धीरे सूखा पड़ने लगेगा, इसको हम डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो ये कंडीशन बहुत ही डिफिकल्ट होती है, इसमें पॉसिबल नहीं है कि हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। लॉस ऑफ द कल्टीवेबल लैंड क्या होगा, टॉप सॉइल अगर डैमेज हो रही है तो वहां पे प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे वहां पे, तो सॉइल वहां की फर्टिलिटी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। तो ये भी एक रीजन है कि वहां पे सूखा पड़ने लगेगा और वहां की लैंड जो है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेटर नहीं होगी। इंक्रीज इन फ्लड, फ्लड में क्या इरोजन, अब इरोजन सॉइल इरोजन जब हो गया फर्स्ट लेयर खराब हो गई तो अगर बाढ़ आ रही है तो वहां पे वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट हो जाएगा। इफेक्ट ऑन वाटर बॉडीज पे भी इफेक्ट पड़ता है कि अगर बहुत ज्यादा बारिश आ गई और लेक है, रिवर है, उसके अंदर जो होते हैं एनिमल्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, उनकी लाइफ पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे सॉइल इरोजन के इफेक्ट है। अब नेक्स्ट हम करते हैं ये देखिए प्रिवेंट, हम बचा कैसे सकते हैं, एफॉरेस्टेशन करके यानी प्लांट्स लगा के, ट्रेजर फार्मिंग करके, ये क्या होती है स्टेप फार्मिंग होती है। ये देखिए ये सारी यहाँ पे आप डायग्राम भी देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि हम स्टेप वाइज प्लांट्स को लगाते जाते हैं और जिससे क्या होता है हमारी टॉप लेयर जो होती है वो प्रोटेक्ट होती है। अब नेक्स्ट आता है अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग बाय द एनिमल्स। एनिमल्स को आप खुला मत छोड़िए वहां पे, अगर आप वहां पे एनिमल्स को खुला छोड़ रहे हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था रखिए कि जिससे ये वहां की फसलों को डैमेज ना करें। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग चेक डैम एंड एम्बैंकमेंट। ये क्या है कि बिल्डिंग चेक करते रहनी चाहिए, डैम जहां आपने बनाया उसको प्रॉपर चेक करते रहिए कि वहां वो सब कुछ ठीक है कि नहीं। अगर वो उस पर इफेक्ट आएगा तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर रिमूव होगा, सॉइल इरोजन की कंडीशन बनी रहेगी। अगर उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता तो सॉइल इरोजन से वो जगह प्रोटेक्ट रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारा कि सॉइल पोल्यूशन कैसे है। अब आपको सॉइल पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर अनवांटेड केमिकल सॉइल के अंदर कलेक्ट हो जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया है जो कि क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल है उनको इफेक्ट कर देंगे या उनको डेड कर देंगे, तो इसी को हम बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन। यानी अनवांटेड केमिकल के कलेक्ट होने से लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट आता है जो कि सॉइल के अंदर है, उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, सॉइल पॉल्यूशन। सॉरी सॉइल इरोजन नहीं बोलते, सॉइल पॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं अनवांटेड केमिकल है जिसको हम पॉल्यूटेंट बोलेंगे। सम केसेस होते हैं सम, जैसे कि देखिए एक्सेस, अगर हम केमिकल बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, तो ये क्या करेंगे एग्रीकल्चर को डैमेज करने का काम करेंगे। अगर हमने इन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेट इन होम, होम से निकलने वाला जो सॉलिड वेस्ट होता है जैसे पॉलीथीन हो गई या ऑयल हो गया, ये सारी चीजें अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड में डालेंगे या वहां आसपास इंडस्ट्रीज ऐसी बनाएंगे तो वहां पर भी सॉइल पोल्यूशन डेवलप होगा। एसिड रेन एंड एसिटिक वाटर रिलीज फ्रॉम द सम फैक्ट्री, कुछ फैक्ट्री से एसिड
रेन्स या एसिड वाटर रिलीज होता है इंडस्ट्री से, ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सॉइल पॉल्यूशन के लिए। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आपको पता है कि वो ब्रेक नहीं होगा, प्लास्टिक मेटल्स हो गए, अगर ये एग्रीकल्चर की फील्ड पे पड़े हैं तो वहां की लेयर को ये ब्लॉक कर देंगे, फर्टिलिटी को पूरा ही फिनिश कर देंगे। अनट्रीटेड सीवेज एंड वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम द फैक्ट्री, वही ये फैक्ट्री से अगर अनट्रीटेड सीवेज हो रहा है या ऐसे हार्मफुल केमिकल्स निकल रहे हैं जो अगर सॉइल के ऊपर कंटिन्यूअस सॉइल की फर्स्ट लेयर पे रहेंगे तो वो उसको भी डैमेज कर देंगे। अब सॉइल कंजर्वेशन क्या है, कह रहे हैं कि द पार्टिकल ऑफ द प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम द गेटिंग पॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकें, उनकी फर्टिलिटी को मेंटेन रख सकें, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन। अब ये कैसे होगी, अगर हम हेल्दी सॉइल को रखना चाहते हैं हमें कुछ मेथड लगाने चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, जैसे पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर को यूज ना करें, हम नेचुरल मन्यूरा या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ही यूज करें। So now this chapter is finished. Thank you so much.